Assalamu alaikum Pakistan. Welcome to our show Kapsha. My name is Yunus Khan and I am not a politician. My name is Anam Gaur and I am your one and only the very pretty host. और मैं हूँ आपकी होस्ट अर्शिया हुसैन। Oh my God. और मैं हूँ आपकी HOD सना कादिर। और मैं हूँ आपकी क्यूट सी होस्ट कायनात काज़मी। वाओ, यहाँ से स्पीड पकड़ी गई है। आप क्या है? हम सब अपना अपना बता रहे हैं आप क्या है? मैं cute हूँ। She is just like an angel. Oh yes, कल तो Angel of death? अच्छा, आप लोगों में से किसी ने पूछा नहीं कि मैंने HOD क्यों कहा? Yeah, what is HOD by the way? I want to ask. HOD होस्ट और दोस्त। So creative. काश के मैं ये HOD उस तरह कह सकती, अगर हमें सिंध हुकूमत थोड़ा सा मौका देती तो मैं भी HOD बन सकती। लेकिन खैर सिंध हुकूमत की क्या ही बात करें हम। सुबह सुबह मैं भी इस तरह की जब बातें करती हूँ तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब हमें तो फिर क्यों भी अच्छा नहीं लगता। आवाम को बताना बहुत जरूरी है कि क्या क्या हो रहा है। ये सबसे बड़ी बात है कि आवाम को हम बताएं कि हो क्या रहा है, क्या हो रहा है आपके मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क में। एग्जैक्टली हमारे मुल्क में, आपके मुल्क में, हर किसी के मुल्क में। तो मैं आपको बताऊं जी, जब मुझे पर्सनली अब ये चीज़ थोड़ा सा मुझे बुरी भी लगी है, मैं किस तरह बयान करूं, मुझे तो कभी कभी ये सोचकर भी हैरान होती हूँ मैं। लेकिन बहरहाल स्टार्ट ही करते हैं। अब हम सिर्फ कह सकते हैं, लेकिन मानना ना मानना आपके खुद के हाथ में भी है जी। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ आपको कहना है। मैं आज बात करने वाली हूँ जी, ये गुड न्यूज़ नहीं है आप लोगों के लिए, हम तमाम लोगों के लिए इट्स नॉट गुड न्यूज़। Yeah, it's okay. There are some bad days as well. एग्जैक्टली होते हैं कुछ दिन, और कहते हैं ना कि सब्र के बाद ही बहुत सारे आपको जो है वो फिर मीठे फल मिलते हैं। तो रात के बाद सवेरा आता है। एग्जैक्टली सब्र भी करना बहुत जरूरी है। तो मैं आज बात कर रही हूँ जी मिनी बजट के हवाले से कि अभी जो है वो रिसेंटली कुछ दिन बाद ही जो है वो मिनी बजट, नया एक महंगाई का तूफान हमारे सर पर जो है वो मंडराने लगा है। यानी कि मैं तो ये कह सकती हूँ जी कि मेरे अंगने में महंगाई का राज है, मैं तो ये बिल्कुल कह सकती हूँ। और अब आपके अंगने में महंगाई का राज होने पहले तो वाला है। सना ऑडियंस को बताएं मिनी बजट होता क्या है। मैं बताती हूँ जी मिनी बजट। सबसे पहले तो जून के अंदर ये चीज़ वाज़ेह तौर पर कही जा रही थी कि अब कोई बजट नहीं आएगा, कोई भी बजट नहीं आएगा, और जो जून में बजट होता है, सालाना जो बजट आता है, वही बजट पूरे साल चलेगा। लेकिन मिनी बजट वो होता है जो टेम्पररी आपको जो है वो बजट पास किया जाता है, यानी कि कुछ शराइत की बुनियाद पर, या कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए जिसमें आपको बहुत सारे जब टैक्स आयद करने होते हैं, यानी कि जब आपकी मईशत थोड़ा नीचे उसका झुकाव होता है, तो आपको उसको कवर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप कोई नया मिनी बजट जो है वो पास करें। इन्फ्लेशन बढ़ जाती है तब ये रिलीज होता है। नहीं, महंगाई से भी ज़्यादा ज़रूरी जो मिनी बजट का होता है वो ये होता है कि जब बैरूनी ताकतें आप पर फोर्स करने लगती हैं कि आपने अब हमें कर्जा लौटाना है या आपने कोई शराइत पूरे करने हैं, तो आपने मिनी बजट पास करना जरूरी होता है। तो इस पर हम महंगाई को ऐसे पूरा क्रेडिट नहीं दे सकते, हम बैरून मुल्क की ताकतों को दे सकते हैं। तो अभी रिसेंटली जो है वो IMF से मुज़ाकरात थे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के, और IMF से मुज़ाकरात के बाद जो है वो बात तय थी, क्योंकि IMF की शराइत होती है जब भी हम किसी भी चीज़ से, अगर मैंने उर्शिया से अगर कोई कर्जा लिया है तो उर्शिया की स्पेसिफिक कुछ शराइत हैं और मुझे उस पर पूरा उतरना ज़रूरी है अगर मैंने वो इससे कर्जा लिया है तो इसी तरह IMF की भी कुछ शराइत है, और उस शराइत की बुनियाद पर जो है वो IMF ने जो है वो अब ये फैसला किया कि आपने जी मिनी बजट पाकिस्तान में ज़रूर लागू करना है, और मिनी बजट जल्द से जल्द जो है वो इसका तरमीमी बिल आपने मंजूर करवाना है। तो जी इन मुज़ाकरात में जो है वो क्या चीज़ फाइनल हुई, वो ये फाइनल हुई कि जिन चीज़ों पर जो है वो सेल्स टैक्स जो है वो 17% से कम है, यानी कि जिन पर छूट दी हुई थी ना कि इन पर महंगाई नहीं की, इनमें जो है वो सेल्स टैक्स थोड़ा कम लगा है, अब उनको भी जो है वो बराबर किया जाएगा। यानी कि जिन जिन चीज़ों पर जितनी भी सारी अशिया है उनमें 17% से अगर कम टैक्स लगा हुआ है तो उसको अब 17% तक लेकर आएंगे। लेकिन इस मिनी बजट में जो खान साहब ने सबसे अच्छी चीज़ मैं कहूँ कि इस पर ख्याल रखा वो ये किया है, तो मैं आपको बताऊँ जी स्पेसिफिक जो है वो छोटी छोटी चीज़ों पर इन्होंने टैक्स नहीं लगाया। खान साहब ने ये बहुत अच्छी चीज़ की है कि उन्होंने किसी भी छोटी छोटी चीज़ों पर टैक्स नहीं लगाया। उन्होंने लगाया एक तो जी जो लग्जरी आइटम्स होते हैं उन पर टैक्स लगाया, और दूसरा लगाया कि जो गाड़ियां हम बरामदात करते हैं, यानी कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं अपने मुल्क में महंगी महंगी गाड़ियां, उन पर जी टैक्स जो है वो लगा है। सना पे मैं भी
एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, जो कि जापानीज़ गाड़ियाँ हैं उनको 6 महीने तक उनकी इंपोर्ट भी बंद कर दी गई है। बिल्कुल ऐसा ही, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। और बेसिकली मैं आपको बताऊं कि मैं तो कभी कभी ये सोचती हूँ कि ये बहुत बड़ा अलमिया भी है, हमें हमारे यहाँ पर इतना टैलेंट है और बहुत सारे स्टूडेंट, अगर हम बात करें तो उन्होंने छोटी सतह पर ही लेकिन बहुत ज़्यादा काम किया, मतलब गाड़ियाँ उन्होंने बनाई है। तो मेरे ख्याल से उनको पूरा मौका देना चाहिए कि आप अपने मुल्क में अच्छी गाड़ियाँ बना सके। यानी कि अगर हम बात करें ना कि अगर जो बाहर मुल्क की कंपनीज हैं जो हमें यहाँ पर गाड़ियाँ प्रोवाइड कर रही हैं, हम बरामदात कर रहे हैं उन गाड़ियों की, उस पर क्या होता है कि वो हमारे पास जो आती है वो बहुत ज़्यादा, मैं कहूँ लो क्वालिटी की हमारे पास आ रही होती, इतनी कोई अच्छी नहीं होती जितनी वो अपने मुल्क में अच्छी गाड़ियाँ चला रहे, और उस पर हम हज़ारों करोड़ों रुपए उस पर हम दे भी रहे हैं, यानी हम सेल्स टैक्स भी दे रहे हैं और हम उसे खरीद कर चला भी रहे होते हैं। तो बड़ी बात यह है कि आपको अपने मुल्क में उस टैलेंट को जो है वो उस पर काम करना चाहिए कि आपके मुल्क में कुछ चीज़ें बने, ताकि आप इतने एबल हो कि आप दूसरों को भी वही चीज़ जो है वो प्रोवाइड करो और उससे हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। मैं एक चीज ऐड कर दूं कि जैसे इंटरनेशनल बिग ब्रांड्स की जो गाड़ी मर्सिडीज हो गई, ये हो गई, ये बहुत सस्ती है। हमारे यहाँ पे अगर महंगी है तो दैट इज बिकॉज द टैक्स एंड ड्यूटीज। Exactly. और दूसरी बात कि हमारे यहाँ पे हर गाड़ी यहाँ पे पाकिस्तानी कंपनी से बाइक भी बनाती है। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, इसमें मैं आई एम अशेम्ड टू से दैट कि क्वालिटी उस काबिल नहीं है, पाकिस्तान की रोड के काबिल नहीं है। एग्जैक्टली। आप वहाँ की महंगी गाड़ी भी लाए, वो पाकिस्तान की रोड के काबिल नहीं है। हकीकत बात है, लेकिन देखिए हमें ही तो काम करना पड़ेगा ना। अगर हम ईमानदार हो जाए अपने काम के साथ तो आपको नहीं लगता कि हम हर चीज कर सकते हैं? तो बात ये है सना कि अगर एक चीज हमें दी जाएगी तो ही तो हम उसका ख्याल रख पाएंगे ना, क्योंकि रोड्स बनाने के बाद, चले मेरा ये सवाल है आप चारों से कि जब रोड बन जाता है तो उसके बाद कौन पाइपलाइन डालता है? पहले पाइपलाइन डलेगी, फिर रोड बनेगा, फिर उसके बाद हम उस पाइपलाइन को दोबारा डालेंगे। अनम, आपकी बात से मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो है वो आई है मेरे माइंड में, मैं शेयर करना चाहूंगी, और वो ये है कि जब आप लोगों को रोड बन जाते हैं ना, उसके बाद इनको याद आता है अच्छा ये रोड सही नहीं बना, इसके बाद इसको तोड़ें दोबारा से, फिर इसके अंदर पाइपलाइन डालें। अपना वो अपनी गलती नहीं वो एक्सेप्ट कर रहे होते कि यार हमसे गलती हो गई है कि रोड बन चुका है, अब हमें याद आया कि हमें पाइप भी हमें डालने हैं। उर्शिया, आप कितनी मस्त। आपको लगता है कि वो गलत ही करते हैं? अपन आपको स्कैम बता रहे हैं। स्कैम क्या हो? देखें, ये जो 3-4 लोकल बॉडीज है जो हर रोड पे कनेक्ट होती है कराची की, अगर बात करते हैं, एक है कोई एक इदारा, मैं नाम नहीं लूंगा, दूसरी लोकल बॉडी है। अब जो वाटर वाली जो है, अब सुने सना गौर से, अब ये स्कैम जो है ये वाटर बोर्ड वाले, और ये समझ रही हूँ, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, सुनने में आया, सोर्स नहीं है मेरे पास, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। तो रोड बन गया, ठीक है, उन्होंने बोला अले ये तो हमने बनाया, इसके पैसे तो ले लिए टैक्स, अब क्या किया जाए? वो खोदते हैं, उस पर डालते हैं पाइप, ठीक है, उसके बाद फिर से बनता है रोड। तो एक ही जो रोड थी उसकी डबल कॉस्ट बन गई, इनके पास वापस पैसे आ गए। अब मैं आपको बताता हूँ एक मजे की बात, अगर आपने गौर किया होगा वो जो पाइप्स लगते हैं बड़े बड़े सीमेंट टाइप के, अगर आप देखेंगे ना वो यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे एंड है, कनेक्ट नहीं हो रहा कहीं। बात है वो सिर्फ दिखाने के, और हम लोग बिकॉज हम लोग तो इतने बिजी हैं कराची वाले, हम पूछते भी नहीं कि भाई ये कनेक्ट क्यों हो रही है पाइप। यूनस, इन्हें कहते हैं करप्शन के सरदार। जी, हकीकत बात है। लेकिन मैं आपको एक और चीज बताऊं, अभी इस बजट में बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको आज बताऊंगी, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है जी एक छोटे से ब्रेक का, कहीं ना जाए, देखते रहेगा गपशप। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे मिनी बजट के हवाले से कि बहुत सारी चीज़ें अभी वापस तब्दील होने जा रही हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर। तो मैं आपको बताऊं जी, मिनी बजट जो है उसमें सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की लगी कि वो ये है, मैं अच्छी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोग जितने भी दूसरे दीगर टीवी चैनल लगाएंगे उसमें आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो सुनेंगे कि मिनी बजट आ गया, महंगाई आ गई, बहुत सारी, उसका रीज़न नहीं बता रहे होते आपको कोई कि क्यों आ रही है, किस लिए आ रही है और आगे क्या होने वाला है। अच्छा, IMF की तरफ से जब इतनी सारी शराइत थी तो IMF ने कहा था कि जो बिजली है उसके ऊपर जी आप 4 रुपए और ज्यादा उसके ऊपर टैक्स बढ़ाएं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से ये साफ तासुर आ गया कि बिजली इतनी महंगी है पहले, तो अगर उस पर 4 रुपए और मजीद बढ़ाए गए तो अवाम की तो पहुंच से दूर हो जाएगी। ये आपको इतने बड़े बड़े बिजली के बिल देने पड़ेंगे, तो कितने बढ़ाए जी? 1 रुपया, सिर्फ 1 रुपया 68 पैसे जी बिजली पर जो है वो बढ़ाए गए हैं। ये चीज मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पॉजिटिव साइड भी पता चले। दूसरा मैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊं आपको, वो ये है कि
आपको पता है कि आपको महंगाई कब लगती है? आपको महंगाई तब लगती है जब एक माफिया सिस्टम सरगर्म हो जाता है। यानी कि आपको पता चल गया, आपने टीवी में देख लिया कि मिनी बजट आ गया, मिनी बजट सिर्फ उन चीजों पर आया है जो पहले से बहुत महंगी थी, उस पर मजीद टैक्सेस लगे, छोटी चीजों पर टैक्सेस नहीं लगाए गए हैं। अब जी इसका फायदा माफिया उठाते हैं, जो एक हमारा माफिया सिस्टम बैठा हुआ है। उन्होंने कैसे करना है? उन्होंने हर चीज की कीमत बढ़ा देनी है, और हर चीज की कीमत बढ़ाने के बाद, क्योंकि हमारे ये जो काम होता है लुक आफ्टर करना, वो सूबों का काम होता है। अब हमारे जो सूबाई हुकूमत है वो इतना अच्छी तो नहीं है कि वो हर चीज को, हर शॉप वाले को जाकर देखे और कहे कि आपने इजाफी टैक्स इस पे लगाया है, ये प्राइस तो इसकी तो हमने बढ़ाई नहीं थी मिनी बजट में, तो इस पर आप लोगों ने कैसे बढ़ाई। इतना अच्छा सिस्टम अफसोस के साथ सूबाई हुकूमतें नहीं कर रही होती, जिस वजह से अवाम पर जो बोझ होता है वो ज्यादा होता है। यानी कि अवाम के कंधों पर मिनी बजट का इतना जोर नहीं होता जितना कि माफिया उनको देने की कोशिश करता है। और अभी तो रिसेंटली ये भी न्यूज़ आई है कि हम दोबारा से लॉकडाउन की तरफ जाने वाले हैं, तो अल्लाह ही खैर करे। अल्लाह जो हमारा जो माफिया सिस्टम है या हमारी जो सूबाई हुकूमतें, उनको भी होश के नाखून जो है वो आए, और मैं चाहूँ कि वो थोड़ा सा तो उनके कान में जूरेंगे। मगर सना, मुझे ऐसा लगता है अब अगर लॉकडाउन हुआ तो आप समझते हैं कि सिचुएशन, जो अब की सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा नाजुक है। तो मुझे नहीं लगता कि ये लॉकडाउन होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है जो एहतियात होती है वो, मुझे लगता है हम अगर खुद से घर से ही स्टार्ट लें तो मुझे नहीं लगता कि ये लॉकडाउन लगाने का सीन जो है वो जारी होना चाहिए। आप कर लेंगी, मैं कर लूंगा, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, बाकी नहीं करते। आप मगर मैं आपको बस एक एग्जांपल दे दूं IMF का, जो ये सारा हुआ है आवाम के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे घर के हालात सही नहीं है, मैंने सना से कहा सना मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, मैं आपको 2 साल बाद दे दूंगा। इसने बोला ठीक है मैं आपको दे दूंगी, लेकिन मेरी कुछ शर्तें। यस, आपने हर महीने आके मुझे सलाम करना है, आपने हर महीने आके मेरे जूते पॉलिश करने हैं, और जो तुम ये आगे चीज बेचते हो जैकेट, उसमें तुम 10 कर दो। तुम 10 रुपए की बेचते थे, अब 20 रुपए की बेच दो। एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। IMF का कर्जा कोई शौक से नहीं लेता। दुनिया में मुझे नहीं लगता कोई 2 कंट्रीज है जो बिल्कुल छोटे कंट्रीज है जो IMF के कर्जे में नहीं है, बाकी पूरी दुनिया कर्जे में IMF रन कौन करता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, ये आप समझे क्या है, US बेस्ड है। ये एक मैं बताता हूँ, ये स्कैम है, ठीक है? Exactly. ये मैं चीख के सबको स्कीम बता रहा हूँ इनकी। इनका स्कैम ये है कि ये डेवलपिंग कंट्रीज को कर्जा देते हैं और उनको ताहयात डेवलपिंग स्टेट में ही रखते हैं। अगर वो डेवलप हो गए तो वो तो हमारे सामने खड़े हो जाएंगे, हमारा बिजनेस खींच लेंगे, जैसे टर्की के साथ हो रहा है। तो ये एक चीज समझे, हमारा वो ये IMF का कर्जा एक शादी का लड्डू जैसा है, आप खाएंगे तो पछताएंगे, नहीं खाएंगे तो ललचाएंगे। बिल्कुल क्या एग्जांपल दिए यूनुस ने। लेकिन सना, क्योंकि आपने IMF का बताया और साथ आपने गाड़ियों पे भी डिस्कशन की, और फिर एंड में आपने लॉकडाउन का जो झटका, क्योंकि हम तो झटके खा ही रहे, न्यूज चैनल्स दूसरे आप सुनो तो आपको पता चलता है कि क्या होने जा रहा है। दोबारा पूरी दुनिया में लॉकडाउन की बातें हो रही है, लेकिन लॉकडाउन फिर ना कि सिर्फ स्कूल के बच्चों के लिए या गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए होना चाहिए, उन अमीरों के लिए भी होना चाहिए जो लॉकडाउन में पार्टीज करते हैं। एग्जैक्टली हकीकत बात है। लेकिन मुझे जो पर्सनली बुरा लगा है वो ये है कि अभी हमारे जो बच्चे हैं वो अभी तालीम की तरफ बढ़े ही थे कि हम दोबारा से पीछे आ गए। यानी कि खबरें ये भी आ रही है कि शायद 15 दिन के लिए जो है वो इस दिसंबर के अंदर ही दोबारा से बच्चों की तालीम जो है वो खत्म हो और लॉकडाउन लग जाए। मगर सना, हम सब ये दुआ ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज ये अभी ये लॉकडाउन लगा तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो दोबारा नुकसान की तरफ आएंगी। क्योंकि अगर हम लोग 1 हफ्ता या 5 दिन भी घर पे बैठते हैं तो कितना नुकसान होता है। I mean, गरीब आदमी तो घर ही नहीं चला सकता। हकीकत बात है। लेकिन देखिए मुझे जो लगता है वो ये है, हुकूमत को कभी, देखिए किसी को भी शौक नहीं है ना, किसी को शौक नहीं है कि वो अपनी जो इकोनॉमी आपकी बढ़ रही है उसे अचानक से रोक ले, लेकिन हुकूमत को सख्त फैसले करने पड़ते हैं। जिस तरह का ये अभी वेरिएंट है कोरोना का, उसमें आपको एहतियात करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से तो सबसे पहली चीज जो करनी चाहिए वो ये है कि आपको जी परवाजें बंद कर देनी चाहिए जो बैनुल अक़वामी सतह पर जो चल रही है ना, बंद चुकी है ना। मैं एक चीज बोलता हूँ कि देखिए वेरिएंट, ये आप भूल जाएं कि जो कोरोना है ये आपके ये खत्म हो जाएगा, ये रहेगा, और ये नज़ला बुखार जो हमारी तबीयत खराब होती है ये रहेगा, ये लॉन्ग टर्म। आई बिलीव सो। मैं इधर बात हो रही थी कि एजुकेशन की आपने बात की सना, कि एक ऐसे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। एलन मुश्क को सब जानते हैं, ठीक है? और वो बोलते हैं कि डिग्री जरूरी नहीं है, आपके लिए आपकी जो नॉलेज है वो जरूरी है। उन्होंने मार्क जिंगरबर्गर की एग्जांपल दी,
जो बिल्ली गेट्स है उसकी एग्जांपल दी। तो एलन मुस्क ने बड़ी अच्छी बात बोली। मैं देखें, डिग्री हम क्यों हासिल करते हैं? एक जॉब के लिए, बाहर के वीजे के लिए, बाहर जॉब के लिए। अब एक चीज समझे, अगर आपके पास डिग्री नहीं है और आपको कोई जॉब नहीं दे रहा, जैसे है अली बाबा, जैक मा, उनका था कि वो जो है एक बुड्ढे नहीं, वो जो बकेट लेके यूं खा रहे हैं, चिंटुकी वाले जो हैं, जो वो हैं, हम समझ गए। तो वो जॉब के लिए अप्लाई करने गए, वहां पे गए, या वो जो मीरा वाले हैं, जो MC डोनाल्ड्स, वो वाले पे गए। तो उन्होंने अप्लाई किया, 18 लोगों ने इंटरव्यू दिया, 17 लोग सिलेक्ट हो गए, वो एक बंदा रह गया, उसका इंटरव्यू नहीं हुआ, उसको सिलेक्ट नहीं किया गया, इंटरव्यू लिया, सिलेक्ट नहीं हुआ। उसने बोला कि मेरे में क्या गलती थी। उसने फिर बिजनेस की तरफ आया। अली बाबा इज द मोस्ट, यू नो, द फेमस Amazon और ये कंपटीशन में व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल ई-कॉमर्स, ठीक है। अब मेरा ओपिनियन ये है कि एजुकेशन सिस्टम, एक सिंपल सी बात है, आप मुझे बात बताएं, कोई टीचर क्यों समझाएगा एक बच्चे को यूनाइटेड नेशन? क्योंकि उसके सिलेबस में हिस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री तक लिमिटेड है। जो वॉर्स पाकिस्तान के, जो ज्योग्राफी वो पढ़ता है स्कूल में, वो वहीं तक है। पाकिस्तान स्टडीज या इस्लामिक टाइप। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चे को एक 9th क्लास का बच्चा है, उसको फेसबुक की जो हिस्ट्री है वो पढ़ाएंगे? हमारे सिलेबस में है नहीं। तो क्यों नहीं है? हमारे यहाँ वही कि आप ये देखिए, चेंज होना चाहिए। कंप्यूटर साइंसेस की जो कंप्यूटर की क्लास होती थी, वो अभी तक वर्ड पैड और पेज पे करवा रहे हैं बच्चों को। मैं आपको इस पे एक चीज बताऊं। नहीं, मैं लेट मी फिनिश में, मेरा बस कहने का पॉइंट है, आपका मैं ओपिनियन चाहूंगा इस बात पे कि क्यों ना, जैसे फॉर एग्जांपल, क्योंकि अब तो एक फैशन भी बन गया ना स्कूल, बड़े स्कूल, बड़े स्कूल में भेजने का, यू नो, बच्चा बोल नहीं पा रहा, उसको स्कूल भेजना, वहां जाकर रो रहा है, टीचर को समझ नहीं क्या कह रहा है, बच्चा का। आई हैव सीन किड्स जो कि बच्चे देखें, मैं बता रहा हूँ, जो स्कूल नहीं जाते हैं, वो क्योंकि लॉकडाउन में उनकी जो है वो स्कूल आदत नहीं लगती फिनिश में, तो कोई अच्छी बात कर रहा हूँ, अपनी आदत खराब हो नहीं, बच्चों की आदत इसलिए खराब होगी क्योंकि बिकॉज उनको आदत नहीं रही सुबह उठने की और देर तक जागने की, देर तक सोने की, तो वो आदत खराब हो जाती है। साइंटिफिक रिसर्च भी है कि जो लोग रात को जागते हैं उनका दिमाग ज्यादा क्रिएटिव होता है, ठीक है। अब मैं ये नहीं कहता, देखिए हमारे इस्लाम में कि सुबह उठो और रात को जल्दी सो, ठीक है, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ जो साइंटिफिक रिसर्च है। जो बच्चे हैं जिनका स्कूल छूट गया लॉकडाउन में, आई एम टेलिंग यू, आई मेट दोस किड्स, उनका IQ लेवल इतना स्ट्रांग हो गया बिकॉज वो इंटरनेट से सीख रहे हैं। वो वहां के YouTube पे जो कोर्सेज हो रहे होते हैं, जो फ्री कोर्सेज हैं, वो सीख रहे, एट टाइम्स पैसे भी दे रहे हैं। मेरे ख्याल से $2 या $5 का पूरा कोर्स कर रहे हैं, उनको सर्टिफिकेट्स भी मिल रहे हैं। आप मुझे बात बताएं, उस डिग्री की क्या वैल्यू है जब एज कम्पेयर टू आपको इंटरनेशनल सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं? उसकी वैल्यू तो बढ़ गई ना। हमारी डिग्री की तो कोई वेरी अशेम्ड टू से दैट। इस पे मजीद बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो गया। यहाँ हम एक ब्रेक लेते हैं और इस पे और बातें करेंगे, लेकिन आप कहीं नहीं जाएगा और हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भाई यूनिस, ये बात तो वाकई वाज़ेह है कि जब मैं खुद भी, क्योंकि ये चीज समझती हूँ, मैं अभी पढ़ रही होती हूँ, तो मैं ये सोच रही थी कि जो मुझे टीचर ने अल्फा बीटा गामा सिखाया था वो कहाँ यूज हो रहा है, वो कहीं यूज में नहीं आ रहा है। वो पाइथागोरस की थ्योरम वो मेरे किसी काम की नहीं थी। मुझे हिस्ट्री बता दी थी बाहर के मुल्कों के बारे में, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट, ऐसी चीजें बताती, तो शायद मैं आज ज्यादा एजुकेट होती। बिजनेस सिखा देते हैं कि कैसे करते हैं, एंटीएन बनाना सिखा देते हैं। ऑब्वियसली इसके लिए जो मैं यहाँ लॉयर्स के धक्के खाने पड़ते और एक्स्ट्रा फीसेस देनी पड़ती थी। बेसिक तालुमात मुझे लगता है एक ऐसी बुक भी बननी चाहिए। या अगर नहीं बन रही तो इट्स ओके, इंटरनेट जिंदाबाद। बच्चे जो अपने ओन पे अपने आप को एजुकेट कर रहे हैं ना, वो बड़ी मजेदार चीज है और वही आपके काम आती है। बुक्स ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि बेबीज कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने आप को मत एजुकेट करें, स्कूलिंग सिस्टम अच्छा नहीं है, उससे आपको मैनर्स आते हैं, डिसिप्लिन आता है, सब आता है, तालीम भी आती है, लेकिन ये वाली तालीम जो आपके अंदर जो खुद से शऊर आता है ना, सीखने का, पढ़ने का, वो ज्यादा बेस्ट है और वही आपके लिए लॉन्ग रन में ज्यादा फायदा है। बात अनम ये है कि जो आपको बेसिक तालीम सिखाई जाती है, जो आपको बहुत जल्दी सिखाई जानी चाहिए, वो आपको यूनिवर्सिटी लेवल पर जाकर सिखाई जाती है ये सारी चीजें, और हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको नहीं सिखाई जाती। सना, और दूसरी रिवर्स होना चाहिए। यूनिवर्सिटी का स्कूल तो कुछ ना सिखाएंगे, वो फीड बहुत आराम से करते हैं इसलिए। और सना, दूसरी चीज ये है, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप प्रैक्टिकली आप स्कूल जाकर सब चीजों को नहीं पढ़ेंगे या उनके ऊपर काम करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि बच्चों के जहन में उतनी काफी देर तक वो रहती हैं चीजें। जैसे बचपन की कुछ चीजें होती हैं जो आप स्कूल में पढ़ते भी हैं, तो मेरी काफी चीजें ऐसी मेमोरीज हैं वो जो माइंड में रहती हैं कि आप बचपन में क्या क्या चीजें पढ़ते थे, क्या क्या एक्टिविटीज होती थी। तो एक मेमोरी हो जाए
अनम की स्टोरी हो जाए। अर्शिया, लेकिन स्कूलिंग आपको जो है बचपन में वो बेसिक आपको सिखाता है कि आप कैसे बैठे, फ्रेंडली इन्वायरमेंट कैसे और सारी चीजें, लेकिन मुझे लगता है कि पढ़े लिखे जाहिल भी बहुत है इस दुनिया में। I'm sorry, डिग्री लेकर भी मैंने लोगों को देखा है सिग्नल को तोड़ते हुए, डिग्री लेकर भी मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी हैं जो मैंने, तो ऐसे लोग भी मैंने देखा जिनके पास डिग्री नहीं है लेकिन उन्हें बहुत अच्छे मैनर्स है और उनके पास तहकीक बहुत है। I'm sorry, मलिक रियाज भी हमारे सामने एक एग्जाम्पल है। वो कितने बड़े बिजनेस टाइकून माने जाते हैं और वो उनके बारे में कहा जाता है कि वो अंगूठा छापे। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि आप पढ़े नहीं, आप डिग्री नहीं ले। मेरा कहने का मतलब है कि जो लोग कहते हैं ना कि डिग्री नहीं होगी तो लाइफ में कुछ नहीं कर सकेंगे, डिग्री नहीं होगी तो बिजनेस नहीं कर सकेंगे, तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स यूनुस ऑलरेडी दे चुके हैं, एलन मस्क के नाम। सो आपको अपने आप को एजुकेट करने के लिए किसी का भी मोहताज नहीं होना पड़ता। अगर आप में खुद शऊर है और आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं। अपने आप को एजुकेट जरूर करें, लेकिन वो तालीम जो खुद से आपके अंदर शऊर पैदा होता है कि मुझे ये भी सीखना है या इसके बारे में मुझे मालूमात हासिल करनी है, वो वाली चीज जो ना वो आपके लिए मुझे लगता है वो दिमाग में जैसे फिट होती है वो बाकी चीजें वैसे नहीं रह पाती हैं। अग्रीड। ओके, नाउ मैं अपनी स्टोरी की तरफ आती हूँ। ये एक बड़ा अजीब सा हादसा हुआ है, ये दुनिया में आज तक नहीं हुआ है। वाकई ये इनोवेटिव बात है और ये थोड़ी सी अजीब सी भी बात है, लेकिन इसको मैं इसलिए आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि ये खबर एक लड़की, एक औरत से रिलेटेड है और ये लंदन का वाकया है। लंदन में, बर्तानिया में हुआ है। एक 20 साल की लड़की है ये और उनका नाम है एडी थूम्स। एडी थूम्स ये प्रोनाउंस करेंगे, बाकी वहां के लोग इसको बेहतर बता सकते हैं इनका क्या राइट प्रोनाउंसिएशन होगा। तो उन्होंने केस दायर किया है और वो इस मुकदमे में जीत गई है। मतलब अदलिया ने, अदालत ने, जो जज साहब हैं उनको इसमें जो उन्होंने मुकदमा दायर किया था उसमें वो जीत चुकी हैं। अब आप सब लोगों के जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई क्यों मुकदमा जीती, किस चीज का मुकदमा था, यही सस्पेंस है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि उस लड़की का जो बेसिक क्वेश्चन था अपनी माँ से वो ये था कि मुझे पैदा क्यों किया। नहीं, आप ये कह रही हैं अनम कि उन्होंने अपनी मम्मा पे केस किया? नहीं, उन्होंने अपनी मम्मा पर नहीं किया, उन्होंने उसकी गायनाकोलॉजिस्ट जिसने मतलब उनकी डिलीवरी में होती है ना, डॉक्टर, लेडी डॉक्टर होती है जो इसमें हेल्प आउट करती है, तो उनका इख्तलाफ उसकी माँ से तो ऑब्वियसली होगा, लेकिन जो उसकी माँ की डॉक्टर थी, अब आप बोलें कि माँ की डॉक्टर से क्यों, अब ये भी एक बड़ा अहम सवाल पैदा होता है यहाँ पे, क्योंकि जैसे हम बचपन में हमें कोई महंगा वाला खिलौना या कोई हमारी पसंदीदा चीज ना दिलाई जाए तो हमें पैदा ही क्यों किया, हमारी ख्वाहिशात नहीं पूरी, हम हमारी ख्वाहिशात नहीं पूरी कर सकते तो हम एक फन वे में बोलते थे। लेकिन इस लड़की का जो माजरा है वो काफी संजीदा है, क्योंकि वो लड़की जब पैदा हुई है, अच्छा मैं आपको बताती हूँ कि वो जो लड़की ने भी बोला, उसका जो स्टेटमेंट था कि मुझे क्यों पैदा किया, वो उसने इसलिए बोला कि उसकी जब पता चला कि जो उनकी स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइन, उसमें गैप्स हैं और बहुत ज्यादा गैप्स हैं। अब उस गैप्स की वजह से वो जो लड़की है उसको चलने में बहुत अजियत का शिकार है और वो हमेशा रहेगी ताउम्र जब तक वो हयात है। और जब वो चलती है तो ऐसे नहीं चल पाती, उसको बाकायदा ट्यूब्स लगा के चलना पड़ता है। आप सोच रहे स्पाइनल कॉर्ड का दर्द कितना तकलीफ दे होता है, तो ये जिंदगी भर की अजियत में ये मुब्तला रहेगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये हुआ कैसे, क्योंकि आमतौर पर इस तरीके से कोई बीमारी या कोई बच्चे की पैदाइश में ऐसी कोई चीज सामने नहीं आती है। बहुत सेंसिटिव होते हैं ड्यूरिंग आपकी प्रेगनेंसी टाइम, छोटे-छोटे टेस्ट करवाते हैं। कुछ विटामिन्स के इश्यूज थे जी, इसमें बेसिकली हुआ ये था कि गायनाकोलॉजिस्ट पे जो उसने ये किया था कि इनकी वजह से मेरे अंदर ये मसला है, तो जो लड़की थी उसने ये चीज पता लगाई कि ये हुआ क्यों आखिरकार, क्योंकि ये एक नॉर्मल बीमारी नहीं है ना कि हर दूसरे तीसरे बच्चे में हो रहा हो। तो अब इसका जो रीजन मेन सामने आया वो ये था कि वो जो लड़की थी उसको ये पता चला कि गलत सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करती रही, और ये प्रिस्क्रिप्शन किसकी थी, ये डॉक्टर की थी। क्योंकि ये जो प्रेगनेंसी वाला मरहला होता है ये इतना संजीदा और इतना पेचीदा होता है कि आपको एक एक चीज, इवन कि आपकी डाइट का ख्याल रखा जाता है, आपको क्या खाना है, आपकी टाइमिंग, आपकी वॉक, तो ये तो फिर दवाई थी और दवाई आपके अंदर जा रही है जहाँ पे आपके बेबी की ग्रोथ हो रही है। तो वो गलत डाइट्स ले रही थी, गलत सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल कर रही थी। नाम भी बता देती हूँ, फॉलिक एसिड का कंटिन्यूअस यूज, क्योंकि पहले ये चीज सामने आई है जब वहां की मीडिया ने इस चीज को तो सर पे उछाल लिया, भाई बच्ची ने 20 साल की बच्ची ने अपनी माँ की गायना के खिलाफ एक केस दायर कर दिया है। तो वहां की मीडिया ने जब ये चीज पर रिसर्च करना शुरू किया, क्योंकि मीडिया को तो इस तरह की बातें वैसे ही चाहिए होती हैं, तो ये चीज सामने आती, ये इंकशाफ हुआ कि वो जो लड़की थी उसने कहा कि मेरी माँ, पहले डॉक्टर ने ऐसा बोला उस औरत को जो मदर थी कि वो प्रेग्नेंट नहीं थी, वो नहीं हो सकती थी। उसके बाद एकदम से उन्होंने बोला कि आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं अब, और
ठीक है, वो अपनी प्रेगनेंसी के लिए वो फॉलिक एसिड का ट्रीटमेंट उनका चल रहा था। जब उनको पता चल गया कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी तो उनको वो स्टॉप कर देना था, फॉलिक एसिड का इनटेक बंद कर देना था, बट वो नहीं किया जी। वो कंटिन्यूअसली चलता रहा। उसकी वजह से जो ये मुश्किलात सामने है स्पाइनल कॉर्ड में, जो भी उनका मसला है, तो ये एक ऐसा मसला था जिसपे वो लड़की काफी और ये जो अदलिया की मैंने बात की थी, देखिए उनका कितना खूबसूरत निजाम है। उस लड़की को लाखों पाउंड्स जिंदगी भर तक मिलते रहेंगे, क्योंकि अब उसकी वो वाली चीज फिक्स नहीं हो सकती है। तो उसने जब ये केस दायर किया, मैंने आपको याद होगा बहुत शुरू में बोला था कि वो लड़की केस जीत गई है, तो अब वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप किसी की वो एज को तो रिवर्स नहीं कर सकते। वो दुनिया में आ चुकी है, जीती जागती इंसान है, तो उन्होंने उसकी कॉम्पनसेशन के लिए उनको लाइफ टाइम ये पाउंड्स, लाखों पाउंड्स देने का फैसला उनके हक में दिया है कि हम आपको इस तरीके से इसका पेनल्टी भर सकते हैं। हेल्थ केयर जो यूके की बहुत अच्छी है, वहाँ के जो गवर्नमेंट जो ऑपरेटेड हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे अगर कोई बच्चा पैदा होता है, और मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ कि मेरे दोस्त के साथ वाकया हुआ है, उन्होंने बताया कि वो गाड़ी आई, एडमिट किया, तो पार्किंग, वहाँ पे जो पार्किंग है हॉस्पिटल की, वो चार्ज पार्किंग है, ठीक है। अब एक दिन उनकी जो वाइफ थी वो एडमिट हुई, ठीक है, तो वो एक दिन जब रहा, और तब आधे दिन बाद उनका बेबी पैदा हुआ, तो जो पार्किंग का था ना वो मीटर स्टॉप हो गया कि अब ये हुकूमत की जिम्मेदारी होगी उस बच्चे की, ठीक है। अब आप रहे, आप वहां से एक दो दिन एडमिट रहे, उसकी कोई कॉस्ट नहीं, ठीक है, कोई कॉस्ट नहीं, हॉस्पिटल इतना ख्याल करता है। आप तो बच्चे को लेकर बाहर आ रहे हो, तो रूल्स है कि नहीं आप सीढ़ियों से नहीं जाएंगे, आप व्हील चेयर पे जाएंगे, और आप लिफ्ट के थ्रू जाएंगे अगर आपको नीचे जाना है। फिर आप अगर रिसेप्शन पे जाएंगे, आप बताएंगे मैं यहाँ रहता हूँ, तो आपको पैसे देंगे कि ये इतना फेयर बनता है टैक्सी का, ये आपको पैसे देंगे। तो वहां की केयर देखें कि वहां का जो गवर्नमेंट है वो बच्चे पे इन्वेस्टमेंट करती है, और यहाँ पे लेते एक छोटा सा ब्रेक के वेलकम बैक। तो ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे एडी थोम्स की, जिनको हर्जाना मिलता रहेगा तमाम उम्र लाखों पाउंड्स का, जो उनका कॉम्पनसेशन है, जो कि उनकी गायनाकोलॉजिस्ट की रॉन्ग मेडिकेशन की वजह से उनको ये मसला आया था। तो पर जज का क्या फैसला था, मतलब सीरियसली यस, हैट्स ऑफ टू द जज। लेकिन ये वैसे बाहर के मुल्क की बात है, लेकिन अच्छाई को अप्रिशिएट करना चाहिए, भले यहाँ हो या बाहर के मुल्क हो। लेकिन ये सारी बात आप लोगों के सामने लाने का मकसद ये था कि अभी हाल ही में एक सर्वे हुआ है पूरी दुनिया में, और उसमें ये पता चला है कि जो हमारा कंट्री है वो जुडिशियल सिस्टम में नीचे से चौथे नंबर पर है। तो यहाँ पे जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है उस पे थोड़ा सा काम होने की जरूरत है। तो देखिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, आप सबको बुरा नहीं लगना चाहिए। अभी हम चौथे नंबर पर आए ना, हम नीचे भी आ सकते थे पहले, लेकिन हम चौथे पर है ना, तो पॉजिटिव देखें, अच्छी चीज देखें, खुश हो जाएं। हाँ, लोग ये ना कहें कि नीचे से चौथे नंबर पर लास्ट में भी आ सकते थे। बिल्कुल सही कहा। तो फोर्थ रैंक इज अ गुड रैंक। Always think positive. Yeah, be positive. Alright. माशाल्लाह से आपने काफी अच्छी जो है वो बात लेकर आई हैं कि ये इन्होंने अपनी स्टोरी जो है वो शेयर की सबके साथ, और उन्होंने केस भी जीत लिया। मैं बच्चों की बात करूंगी, जैसे कि इस स्टोरी में जैसे कि उन्होंने बताया कि मुझे पैदा क्यों किया। मैं समझती हूँ कि ये तो अल्लाह ताला की कुदरत है, जिस रूह ने जिस जिस्म ने आना है वो तो आना ही है, ठीक है, उसमें कोई दो दोहराए है ही नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि सना, आपने लास्ट टाइम एक बच्चे की स्टोरी बताई थी कि 5 साल का 5 महीने का बच्चा था वो, जब उसकी पैदाइश हुई थी। तो वही बात है कि जब आप मेडिसिन भी ले रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं, ये तो अल्लाह ताला की कुदरत है कि वो बच्चा हेल्दी होगा नहीं होगा, तो ये सारी चीजें जो है वो अल्लाह ताला ही डिसाइड करते हैं। यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज है, और वो ये है कि आप लोग जैसे बच्चे थे, खवारियां काटते थे यूनिवर्सिटीज के लिए, उनको डोमिसाइल के लिए उनको परेशानी उठानी पड़ती थी, उनके माँ बाप को ऑफ करना पड़ता था, फिर उनके साथ बच्चों के साथ जाना पड़ता था, बहुत लंबी लाइन। एग्जैक्टली। और अब ये इस चीज से उनको जो है वो आजादी मिल चुकी है, वो अब आराम से जो है वो अपना एडमिशंस ले सकते हैं और वहां पर जाके पढ़ सकते हैं। यूनिवर्सिटी के बच्चे नहीं होते। मुझे ऐसा लगता है जब तक वो अपनी मैच्योर लाइफ में नहीं आते वो बच्चे ही होते हैं, अगर उनको बड़ा ना किया जाए तो। अच्छा, मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी में जाकर ही इंसान जो है ना वो बहुत कुछ सीखता है, और फिर ही आप बड़े होते हैं। वरना जो स्कूल के बाद अचानक से आप कॉलेज जाते हो ना, वहाँ पर भी आपका जो माइंड होता है वो बच्चों की तरह ही ट्रीट किया जाता है। कॉलेज में आप टीनेजर होते हो और यूनिवर्सिटी में आप मैच्योरिटी की तरफ जा रहे होते हैं, स्कूल में आप किड होते हैं, ये भी बता दें, शादी के बाद आप बुड्ढे हो जाते हैं, ये एक्सप्लेन करना जरूरी है।
लेकिन डोमिसाइल्स की बात जो कर रही है, मैंने यकीनन बहुत सारे अपने ही कजन्स और फ्रेंड्स में भी देखा है कि उनको पढ़ाई से ज्यादा डोमिसाइल से जब वो कहीं किसी और फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद से हैं लेकिन वो कराची आके पढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि कराची में बहुत, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन डॉ मेडिकल यहाँ पे सबसे अच्छा माना जाता है। तो मेरे भी एक कजन को बहुत मसला हुआ था और 1.5 महीना, क्योंकि उनके साथ ऐसा प्रॉब्लम था, एक तो आपको यहाँ पे सिस्टम नहीं पता होता, फिर आप हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल की अलग चीज है, लेकिन ये मेन चीज होती थी कि डोमिसाइल्स के लिए आपको कितना टाइम लगेगा वहां से रिस्पॉन्स आने में, क्योंकि हर गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशन है वो अलग है, लेकिन फाइनली ये सबके लिए गुड न्यूज है। और इसके साथ पता है सबसे बड़ी, मुझे पता है, मैंने पर्सनली बहुत ज्यादा इस पे ख्वारी झेली है, वो ये है कि आपको डोमिसाइल के साथ जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो भी बनाना पड़ता है, कि अगर आपको यूनिवर्सिटी में मतलब अगर एडमिशन लेना है तो वो फेडरल है या वो कराची बेस है, आपको इसके लिए अपना सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है, और वो आप यकीन करें आपको 2-3 महीने तो उस पर लगते हैं। आप इतना, क्योंकि आपको मतलब वकीलों के पास जाना पड़ता है ना, वकीलों के पास जाकर अपनी चीजें बनवानी पड़ती हैं। सना वही बात है, एक छोटा सा एक NIC होता है, जब आप स्टार्ट लेते हैं, आप जब गवर्नमेंट में अपनी सारी चीजें जब अपग्रेड कर रहे होते हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो उसमें कितनी प्रॉब्लम होती है, आपको 24 आवर्स तक आपको लाइंस में खड़ा होना पड़ता है, माँ बाप कितने खवार हो रहे होते हैं और कितनी चीजों का सामना करना पड़ता है। वो तो लेकिन ये भी है ना कि 24/7 अवेलेबल है ऐसे। हाँ, मतलब आपको जो कतारों में तो खड़ा होना पड़ता है ना। ये तो हमारे पाकिस्तान की डिग्रीज की बात करें ना, इंटरनेशनली तो आई डोंट थिंक सो कि डोमिसाइल्स नहीं, इंटरनेशनल नहीं, बेसिकली ये अगर आप जिस सिटी में है, जिस सूबे में, उसके लिए जरूरी होता है। सबसे अच्छी चीज मतलब ये है कि अगर आप सिंध की बनवाते हैं ना डोमिसाइल, तो आपको पूरे सिंध में जॉब के लिए आप मतलब एबल होंगे, आप जॉब कर सकते हैं। और अगर कराची की बनाएंगे तो आप कराची में ही मतलब आपको लिमिटेड जॉब भी मिलेगी। ये अब रूल है तो रूल है। अच्छा, रूल है। बट जॉब से ज्यादा स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस्लामाबाद के हों या कोयटा के हों, कराची में पढ़ने आना चाहते हैं या कराची से इस्लामाबाद जाना चाहते हैं या लाहौर जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ईजी है। जॉब हमारे बिजनेस की बात ही नहीं करता कोई मसला। अच्छा, मैं भी आप लोगों के साथ एक छोटी सी न्यूज और शेयर करना चाहूंगी। मुझे लगता है वो छोटी नहीं, बहुत बड़ी न्यूज है कि 11 साल की बच्ची आयशा हमीद, ये तो बहुत छोटी है, मतलब छोटी है, बट ये है कि वो उसने काम बहुत बड़ा किया है। उसकी 6 बुक्स, I mean 6 बुक्स जो हैं वो पब्लिश हुई हैं। कहाँ पब्लिश हुई है? यूनिस, ये Amazon पे हुई है। तालियां होनी चाहिए। और मुझे लगता है यूनिस की छोटी सी बच्ची ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। 11 साल की बच्ची, मुझे लगता है छोटे छोटे बच्चे हमारे हीरो बनते जा रहे हैं। शायद ने सुना नहीं है, छोटा सा मैं बच्चों पर काम करूंगा, बड़े बड़े। यस, ये आज भी कायनात इस बात का इम्प्लीमेंट करती है। मैं बता रहा था कि देखिए ये 11 साल की बच्ची है, 6 में होगी, 7 में होगी। ये कौन सी यूनिवर्सिटी गई है? मुझे पता है, ऑक्सफोर्ड गई है, कराची यूनिवर्सिटी गई है, लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी गई है, नहीं गई ना। ये यूनिवर्सिटी की बच्ची तो नहीं है। इसने कैसे किया? इसको इसकी फैमिली ने माहौल दिया ना, वो बहुत जरूरी है। देखिए नॉलेज के लिए आपको स्कूल जाना जरूरी है, ये नहीं कि स्कूल मत भेजें, क्योंकि एक टाइम ऐसा आ गया है, अगर फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे लॉकडाउन लग जाता है, स्कूल्स बंद है, फिर क्या करेगा आपका बच्चा? घर में बैठे रहेगा, ऑनलाइन क्लासेस ले रहा होगा, वो माहौल देना पड़ेगा। मगर मुझे लगता है कि बच्चों के अंदर शौक भी होना चाहिए पढ़ने का। नहीं है तो डाला भी जा सकता है। हकीकत बात है। मैं आपको बताऊं कि काउंसलिंग की जाती है बच्चों की। मेरे साथ खुद हुआ है कि मेरी जो छोटी बहन है, जब स्टार्ट में मैं खुद देखती थी, उसे बिल्कुल शौक नहीं था पढ़ने का। मतलब उससे पूछो ना कि आपने क्या करना है, तो उसका ये था कि मैं डिग्री हासिल करूंगी, उसके बाद मैंने कहा बिजनेस में जाओ या किसी और चीज में करना है, मुझे नहीं करना। लेकिन नहीं, शादी तो उसको नहीं करनी है। शादी की बात नहीं होती, हर लड़की या हर लड़का शादी के बारे में नहीं सोचता यूनस, तो इसकी सब नहीं सोचते। लेकिन फिर जो है जब उसकी काउंसलिंग की गई, जब वो देखती है कि आपके इर्द गिर्द जो माहौल है, सारी बहनें जब तरक्की कर रही होती है ना, आपके आसपास के दोस्त अगर आप ऐसे बनाए, अगर यूनस है, मैं यूनस से बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लगता है कि यार वो कितना अच्छे से अपनी मतलब नजर आता है कि वो तालीम याफ्ता है, जिस तरह बोलता है, तो आप इंस्पायर बहुत जल्दी होते हैं। लेकिन इस तरह बच्चे जो है उनकी अगर काउंसलिंग की जाए तो उनमें शौक पैदा हो जाता है। लेकिन मैं अनम और यूनुस की और आपकी भी यकीनन बात से एग्री करती हूँ कि लाजमी नहीं है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको आरफा की जो हम एग्जाम्पल देते हैं, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अपने आप में इंस्टीट्यूट है, उनकी उम्रें इतनी छोटी है। मैंने ऐसे बच्चे देखे, इवन मेरी अपनी फैमिली में एक छोटा सा बच्चा है जिसकी अभी उम्र होगी 7 साल, उसने कुरान हिफ्ज किया, साथ साथ वो कोई भी किताब यूं देखता है और उसके बाद कहता आप कुछ भी पूछे। तो ये बहुत सारी चीजें आपके शौक पर है और इन्वायरमेंट पे भी है। मैं एक बात बता दूं कि बच्चा जो है ना अपने माँ बाप से सीखता है। अगर वो देख रहा होगा ना कि माँ बाप नमाज पढ़े तो वो भी नमाज पढ़ेगा, वो देख रहा है ना कि रात को सोने से पहले
किताब खोल के वो पढ़ रहे हैं कोई सी भी, वो कुरान भी हो सकती है, दूसरे नॉलेज की बुक माहौल का असर होता है। तो बच्चा फॉलो करता है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हमारा वर्ड ये है कि हम ब्रेक लेने जा रहे हैं और एक्शन ये कि ब्रेक होगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जैसा कि मैंने अपने पहले शो से भी बात की थी कि आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने मैसेजेस के थ्रू वीडियो मैसेज, वॉइस नोट या कुछ भी टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। नंबर्स हम बार बार स्क्रीन पे चलाते हैं। इन केस अगर किसी ने मिस कर दिए तो दोबारा से नोट कर ले, और आप जो भी हमें फीडबैक देना चाहते हैं, कोई सजेशन है, कोई ओपिनियंस है, तो प्लीज हमें उससे आगाह कीजिए और उसके बदले में हम आपको देंगे बहुत ही अमेजिंग और एक्साइटिंग से कुछ सरप्राइजेस। सो इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी फीडबैक से हमें आगाह करते रहिए। वाकई अनम, आप इस तरह से कहते हैं तो हमें लगता है कि सबसे पहले हम फीडबैक दे दें कि आप सबकी न्यूज मुझे यकीनन मेरे जो जानने वाले लोग हैं, मैं उनसे भी अक्सर कहती हूँ कि अगर वो भी चाहें तो ओपिनियन दे सकते हैं, क्योंकि हमसे रिलेटेड भी कोई भी ओपिनियन दे सकते हैं। बट लेट मी टेल यू, ये हमारे लिए गिफ्ट्स हमारे लिए नहीं है। गिफ्ट सिर्फ हमारे देखने वाली आवाम के लिए। व्हाट इज दिस बिहेवियर? नहीं, लेकिन ये गिफ्ट भी हमारे लिए, क्योंकि हमारी आवाम को मिलेगा, हम अपनी आवाम से प्यार करते हैं ताकि हमें एजुकेट करते हैं। सो एनीवेज, आवाम से प्यार की बात जहां तक हम कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान साहब तो अपनी आवाम से प्यार कर रहे हैं, लाख बुरा चाहने वाले जो भी उनके बारे में कहें, लेकिन हमें दिख रहा है कि पाकिस्तान ग्रो कर रहा है, इसकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, और ऐसा ही लीडर एक मुल्क को और कौम को जो है खुश रख सकता है, तो पहले तो उनके लिए तालियां। एक फैक्ट बता दूं, नवंबर में जो भी नवंबर का महीना गुजरा 2.9 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ है पाकिस्तान की तरफ से। पैसा आया जी। जी बाबू, पैसा आया। लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ कहना चाहती हूँ, क्योंकि इंसान वही है जो अपने लिए दर्द तो रखे, अपने लोगों के लिए दर्द रखे, लेकिन दूसरों के लिए भी दर्द रखे। और एक दर्द आज मैं यहाँ पे बयां करूंगी कि एक मुल्क ऐसा है जो इस दुनिया के नक्शे में तो है लेकिन नहीं भी है। मतलब वो इस दुनिया में है लेकिन नहीं भी है। यहाँ के लोग जो है, हम उनके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन ना वो हमें देख सकते हैं, ना हमारे बारे में पढ़ सकते हैं, ना हमारे बारे में सुन सकते हैं, और ना ही दुनिया से वो जुड़े हुए हैं। तो मैं किन की बात कर रही हूँ, आप सबको थोड़ा बहुत तो पता चल गया होगा, आप लोगों को तो यकीनन सबको पता होगा, लेकिन ऑडियंस भी मुझे लगता है कि इस हिंट से जो है पहुंच गई होगी। मैं बात कर रही हूँ नॉर्थ कोरिया की, सबको उनके लीडर के बारे में, लेकिन मैं चाहूंगी कि हम थोड़ी हिस्ट्री के बारे में पहले डिस्कस करें। जापान में जब वर्ल्ड वॉर 2 जब जापान ने सरेंडर किया था 2 सितंबर 1945 सन में, और उस टाइम जो है जापान की वजह से, या कह दें कि जापान की वजह से कोरिया जो है वो 2 हिस्सों में बंट चुका था, एक नॉर्थ कोरिया, एक साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के बारे में सब जानते हैं कि वो बहुत ज्यादा उस कंट्री ने जो है एस्टैब्लिश उन्होंने किया है, लेकिन नॉर्थ कोरिया के रूल्स रेगुलेशंस के बारे में मैं आज बात करूंगी कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कोरिया जो है 2 हिस्सों में बटा है, तो जो इनके लीडर थे किम टोन सैंकू, जो इनका फर्स्ट लीडर था, और इन्हीं की अब औलाद या दर नस्ल जो है ये रूल कर रहे हैं। इनके बेटे थे किम टो इल, और अभी जो इस टाइम पर जो यहाँ पर मतलब उस कंट्री को जो रूल कर रहे हैं उनका नाम है किम जोंग उन। किम जोंग उन जो है उनके बारे में सब जानते हैं कि वो इतने हार्श स्टेटमेंट देते हैं, और न्यूज में जो सबसे ज्यादा जो मुद्दे में वो रहते हैं, खबरों में जो रहते हैं, वो खबरों में रहते हैं एक तो अपने न्यूक्लियर अटैक्स, जो उनके रैंडम न्यूक्लियर अटैक्स होते हैं, और अमेरिका के साथ उनकी बहस, अमेरिका के प्रेसिडेंट के साथ। हमने देखा जो अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट थे ट्रंप के साथ उनके बहुत मसले मसाइल रहे, बट एनीवेज वो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, लेकिन वो अपने लोगों के साथ क्या करते हैं, मैं आज इस बारे में बात करना चाहती हूँ। और रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताना चाहती हूँ। पहले तो बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कुछ लोग जो अपने ही कंट्री में अपने ही लोगों को गुलामों की तरह ट्रीट करते हैं। रूल्स वहां पर जो सबसे बड़ा रूल जिसे मैं कहती हूँ कि वो इंसानियत के खिलाफ है। एक तो हर घर में जो है इन 3 लीडर्स की, इसके दादा की, इनके फादर की और इनकी जो पिक्चर है वो होनी जरूरी है। और जनवरी में अभी ही पिछले साल जो केस हुआ था कि जनवरी में जो है पिक्चर घर में लगी हुई थी और एक औरत के घर में आग लगी, तो जाहिर सी बात है एक माँ जो है अपने बच्चों की तरफ पहले जाएगी, एक जानदार पिक्चर की तरफ नहीं जाएगी, वो भी ऐसा जालिम लीडर की पिक्चर हो खासतौर पर। तो वो अपने बच्चों को लेकर बाहर आ गई। तो जब वहां की जो फोर्स है या पुलिस है, जो आर्मी, जो अंडर सारे जो रूल्स रेगुलेशंस को देखते, उन्होंने देखा कि पिक्चर जल गई, तो आपको पता है उनको जेल हो गई। उस खातून को इसलिए जेल हो गई कि वो लीडर्स की पिक्चर्स को बचाया नहीं, उन्होंने अपने बच्चों को बचाया। एक तो ये, और रूल वहां पे ऐसा रूल है कि अगर पिक्चर आपके घर में लगी हुई है और उस पर जरा सी धूल जो है आ गई तो आपको जुर्माना पे करना पड़ेगा। और रूल ये भी
या जो भी टूरिस्ट, पहली तो बात है कि क्यों जाए इस दुनिया की जहन्नुम में हम, लेकिन कोई टूरिस्ट अगर वहां पे ट्रैवल करना चाहता है और जाना चाहता है तो वो जो टूरिस्ट है अपना फोन जो है एयरपोर्ट पर ही रखवाएगा, उसे फोन साथ लेकर जाना अलाउ नहीं है। जब वो वापस जाएगा तो उसे फोन मिल जाएगा और उसके ऊपर इतनी नजर रखी जाती है कि उसके साथ एक गाइड जो है बाकायदा रख दिया जाता है जो उसका जासूस ही होता है, मतलब कंट्री का जासूस होता है। साथ ही साथ वहां पे 7 दिन आप काम करेंगे लेकिन आपको तनख्वाह 6 दिन की मिलेगी। एक दिन जो है वो आप कंट्री के लिए सर्व करेंगे। चलें ठीक है, ये समझ आता है कि आप कंट्री को करें, लेकिन कंट्री आपको बदले में क्या दे रही है? कुछ नहीं। इंटरनेट सर्विस वहां पर नहीं है आम लोगों के लिए। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी जो बहुत ही मुझे इस तरह से लगी कि ये कैसा रूल है, मतलब एक कंट्री का इस तरह का कैसा रूल है कि वहां पर बाइबल, वहां पे कोई रिलीजन नहीं फॉलो कर सकते आप। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा जिस रिलीजन को फॉलो किया जाता है वो क्रिश्चियन रिलीजन है, क्रिश्चियन मजहब है। तो लेकिन नॉर्थ कोरिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे कोई रिलीजन आप नहीं फॉलो कर सकते, इवन बाइबल भी अलाउ नहीं है। और अगर बाइबल आपके घर से दस्तयाब हुई या फिर साउथ कोरिया की फिल्में, तो आपको सजाए मौत है, मतलब सीधा सीधा आपको सजाए मौत की सजा दी जाएगी। और वहां पर 28 ऐसे हेयर स्टाइल हैं जिनमें से 18 औरतों के लिए और कुछ जो है 9 आई थिंक बच जाते हैं, 5 या 9 इस तरह के जो मर्दों के लिए। हेयर स्टाइल पर भी आपको जो है गवर्नमेंट बताएगी। अच्छा, वहां पर हर घर में ब्राउन कलर होगा और रेडियो का इस्तेमाल हर घर में जरूरी है क्योंकि गवर्नमेंट कोई भी न्यू रूल बनाएगी तो आपको वो सुनना है और फॉलो करना है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, इस मुल्क में टोटल 100 गाड़ी है, 100 कार्स हैं, वो भी सिर्फ जनरल्स के पास है, पॉलिटिशियंस के पास है, और आम लोगों को वहां गाड़ी रखना अलाउ नहीं है। और साथ ही साथ आपको ब्लू जीन्स पहनना भी अलाउ नहीं है। और अमेरिका की जहां तक बात की जाती है, जीन्स क्यों आखिर? ब्लू जीन्स इसलिए क्योंकि वो इस चीज को जो है अमेरिकन फैशन के तौर पे, स्पेसिफिक ब्लू जीन्स को अमेरिकन फैशन की और आइडियोलॉजी कह लें या अमेरिकनाइजेशन का सिस्टम कह लें, तो वो इसको खास तौर पे नापसंद करते हैं क्योंकि सबको पता है कि किम जोंग यून को जो है अमेरिका से बहुत मसाइल हैं और तभी अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ उनकी अक्सर लड़ाइयां नजर आती है। साथ ही साथ मैं आपको एक और बात बताऊंगी जो मुझे बहुत हैरान करती है कि उन्हें दुनिया की हिस्ट्री से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां के स्टूडेंट्स पहले पढ़ने जाते हैं, उसके बाद वो काम भी करते हैं चाहे वो कितने ही स्टूडेंट हो। और वहां के स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाया जाता है? अनम यूनुस वहां के स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ इन 3 लीडर्स के बारे में पढ़ाया जाता है कि ये कितने बड़े जो हैं महान कह लूं या कितने पावरफुल हैं, एग्जैक्टली कितने पावरफुल हैं। और साथ ही साथ मैं आपको एक लास्ट पॉइंट बताती भी चलूं कि किम जोंग उन ने ना एक अपनी बारे में बायोग्राफी लिखी है और उन्होंने वो बायोग्राफी में उन्होंने अपने आप को खुदा कहा है, अपने आप को गॉड कहा है। और उन्होंने कहा है कि इसीलिए मुझे पूजा जाए और मेरे पास कुछ ऐसी पावर है जो किसी लीडर के पास नहीं है, इस दुनिया में किसी इंसान के पास नहीं है। तो मैं आपको किम जोंग उन एक सिफारिश करती हूँ कि प्लीज इस दुनिया से कोविड खत्म कर दें। हाँ, अगर आप इतनी महान है तो अपनी जादू की छड़ी घुमाएं और जो इस दुनिया में सारे मसले मसाइल डिजीजेज है स्पेशली उसको खत्म करें। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने भी एक जगह पढ़ा था कि ये अगर धूल आती है और एक ये हादसा भी हुआ था कि अगर उनकी तस्वीर पर थोड़ी सी ना हल्की सी धूल भी आ जाए तो एक औरत को जो है उसने सिर्फ सफाई ठीक से नहीं की थी, उसे जो है वो उम्र कैद की सजा सुना दी थी कि उसकी तस्वीर पर धूल कैसे आ गई। सना, ये वही बात होगी कि जमीनी फरौन बने फिरते हैं लोग। और जैसे कि आपने कहा कि कोरोना खत्म करते हैं, ये तो नामुमकिन सी बात है कि हम सब जो है जितने भी हमारे को एंकर्स हैं आपको चैलेंज कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है ये कोविड वाला सिलसिला ही खत्म कर दें। बी पॉजिटिव शायद करते हैं, इंशाल्लाह हम मोटो को मान जाएंगे। अच्छा, आपने कायनात बात की इंटरनेट की, तो मैं सिर्फ पर्टिकुलरली मैं इंटरनेट के हवाले से एक बड़ी मजेदार बात आप सबसे शेयर करना चाहूंगी, मगर यहाँ वक्त एक ब्रेक का, कहीं जाएगा नहीं, हमारे साथ रहेगा, स्टे विद अस। वेलकम बैक। तो इंटरनेट के हवाले से बात हो रही थी और जैसे कि दुनिया में कहा जाता है बहुत सारी चीजों के फन फैक्ट्स होते हैं, इस तरह से वियर्ड फैक्ट्स भी होते हैं। तो इंटरनेट की अगर बात हुई है तो नॉर्थ कोरिया की हम बात कर रहे हैं, वहां पे जो एक सबसे अजीब और हैरान परेशान कर देने वाली बात ये भी है, वैसे तो बहुत सारी है, कहना आपने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, बताया, बड़ी नॉलेजेबल आपका था आज का टॉपिक। तो इसमें जो बड़ी वियर्ड फैक्ट पे आऊंगी वो बात ये है कि वहां की 28 ऐसी जो वेबसाइट्स हैं जो लोग यूज कर सकते हैं, उसकी जो एक्सेस है वो
वहाँ के किसी को भी नहीं, इवन कि अगर स्टूडेंट्स कुछ पढ़ना चाह रहे हैं, जैसे कि अभी हमने बात की थी आप इंटरनेट से एजुकेट कर सकते हैं अपने आप को, वो नहीं यूज कर सकते। वो सिर्फ जर्नल्स या वहाँ के जो पॉलिटिशियंस है सिर्फ वही उनकी एक्सेसिबिलिटी इंटरनेट, तो आप वहाँ पे यूज ही नहीं कर सकते। आप क्या पढ़ेंगे, क्या प्रोफाइल बनाएंगे, क्या डालेंगे? तो ये काफी अजीब सी और काफी दिलचस्प बात भी है। वैसे ही हम लोग इतना वो घबराते हैं कि हमारा रिमोट कंट्रोल अपने अम्मा अब्बा के हाथ में देने से डरते हैं। यहाँ पे तो मतलब उनकी जो हुकूमत है वो आपका सारा एक्सेस अपने पास रखना चाहती है, अपनी मर्जी से चलाना चाहती है। मतलब कौन जाना चाहिए? और टूर गाइड वाली बात मुझे बहुत अजीब सी लगी कि आपके वक्त प्राइवेसी नहीं है। मैं तो कभी भी नहीं जाऊंगी, सारा वक्त आपके साथ एक टूर गाइड घूम रहा है, मतलब मैं कुछ भी नहीं कर सकती, सॉरी मैं नहीं जाऊंगी। ऐसे पिक्चर्स ऐसे ब्लॉगर्स गए भी हैं जिन्होंने चुपके से कुछ वीडियोस या फोटोज आई हैं कि किंग कॉन्ग जो क्या नाम है, किंग जोंग उन। किंग कॉन्ग जुन, तो ये जो है इनका मैं थोड़ा सा बता दूं कि इनकी प्राइवेट आर्मी है लड़कियों की, ठीक है, जो इनको बॉडी गार्ड्स बने हुए हैं लड़कियों की, जी लड़कियों की। और जो उनको लड़की पसंद आ जाए, जैसे कि वो सदाम हुसैन के बेटे पे एक बायोपिक बनी है अगर आपने देखी हो, जी जी जी, तो वो जैसे कि जो पसंद आ जाए वो उसकी आर्मी में आ जाती है, ठीक है, बॉडीगार्ड्स। सेकेंडली उसका अगर वो जाता है कहीं ट्रैवल करता है इंटरनेशनल किसी कंट्री से मिलने जाता है तो उसका अपना पर्सनल वॉशरूम होता है, बिकॉज दे डोंट वांट कि उसकी कोई डीएनए या कोई ऐसी चीज भी किसी और लीक हो। ये एलियन है, ठीक है, ये एक तो गुब्बारे की तरह फटता जा रहा है, मेरे ख्याल से वेट लूज किया तो ये फट जाता। और ये जो अमेरिका को डरा रहे हैं ना, वॉशरूम इसलिए नहीं यूज किया, साइज का इशू होगा ऑब्वियसली। और अमेरिका को सबसे बड़ी धमकी क्या है, जो कहते हैं ना कि ये नॉर्थ कोरिया कभी बम फट जाएगा, ये खुद बम है, ये कभी भी फट जाएगा, तो ये डर है। वो वाली बात है, तब इतना इंटरनेशनल चीजें हो रही होती हैं तो यूनाइटेड नेशन कहाँ होती है? यूनाइटेड नेशन या तो सो रही होती है या तो एलन मुश्क से ना भीख मांग रहे होते हैं अपना आप स्टेक बेच दो, हमें भूखे बच्चों की हेल्प करनी, ये नहीं। मैं तो आपको बताता हूँ, चलो एक गुड न्यूज यूनाइटेड नेशन की बात आई तो मैं गुड न्यूज दे दूँ। देखें उर्शिया, इस दुनिया में हर चीज हो चुकी है, आप कैसे प्रेजेंट करते हो इस बात को, ये मैटर करता है। इट डजंट मैटर कॉपी, तो पहली चीज के बाद कॉपी हुई है, एक्शन हुआ उसके बाद रिएक्शन, अगर आप कॉपी करते हैं आप एक्सेप्ट कर लें ना। बच्चों का रिप्रोडक्शन, बच्चों का रिप्रोडक्शन भी तो कॉपी हो रहा है। अच्छा कभी बैक टू माय टॉपिक, अल्लाह जवाब कर दिया आप लोगों ने। पाकिस्तान, ये यूनाइटेड नेशन की एक डेलीगेशन, एक मीटिंग होती है, एक इंडोर चीज होती है, वो उसका नाम है ग्रुप ऑफ 77। उसका पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन में चेयरमैनशिप उसके पास आ गई, ताली होनी चाहिए। अब मैं आपको बता दूं ग्रुप ऑफ 77 क्या है। ये जो डेवलपिंग कंट्रीज थे, जो इनिशियल, अभी तो मेरे ख्याल से अराउंड 130 या 140 मेंबर्स हैं इसमें, कोalition मेंबर्स हैं, बट जो 77 थे वो फाउंडिंग मेंबर्स थे इसके। क्यों? क्योंकि वो डेवलप कंट्रीज थे। ये उन डेवलपिंग कंट्रीज की एक बनी हुई है, एक तरह से डेलीगेशन कह सकते हैं आप, सोसाइटी कह सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, जिसमें इन डेवलपिंग कंट्रीज की जो इश्यूज हैं, दैट कैन बी पॉलिटिकल, दैट कैन बी सोशल, दैट कैन बी इकोनॉमिक, फोकस ज्यादा इकोनॉमिक ग्रो को है, सोशल डेवलपमेंट पे है, एज कंपेयर टू ज्यादा पॉलिटिक्स को नहीं इतना इसमें करते। तो ये हम बन गए हैं और माशाल्लाह से पाकिस्तान इज लीडिंग, एंड वन डे पाकिस्तान इज गोइंग टू लीड मे बी यूएस। अमेरिका वाले भी हमसे बोल रहे होंगे, यानी पानी नहीं आ रहा, क्या करें, बोले भिजवा रहे टैंकर पाकिस्तान से जाएगा। कैसे एक्सेंट में बोलेंगे? वो मेरा अर्शद पप्पू दोस्त है मेरा, वो बड़ा प्यार से बताता है, अगर अमेरिका पे कब्जा कर लिया पाकिस्तान ने तो व्हाट विल हैपन। अमेरिकन वाले बोल रहे होंगे पाकिस्तान पे कॉल करके मेरे दोस्त पप्पू को कि मिस्टर पप्पू देयर इज नो बिजली हियर, एंड मेरा जो पप्पू दोस्त है वो कहेगा अबे जाने कुंडा लगा ले, ज्यादा टेंशन ना पाल, कुंडा लगा ले, ठीक है। जैसे कि पप्पू हमेशा लेट पहुंचता है, पप्पू को क्या लेट में पहुंच रहा है वो, मतलब हर काम के लिए पहुंच रहा है ना, लेट पहुंच रहा है। अभी वो बोलेगा बच्चों का नाश्ता करवाऊंगा, ये करूंगा, फिर उसके बाद जो है वो देखी जाएगी कब गैस कहाँ और पानी कहाँ पहुंचाना है, वो देखी जाएगी। आपका मैसेज पप्पू को पहुंचा दूंगा। पप्पू है नवाज शरीफ की गवर्नमेंट। अच्छा, कमिंग बैक टू माय टॉपिक, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट नहीं मेरा टॉपिक है यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन क्या है? व्हाट इज यूनाइटेड नेशन? 1945 के बाद वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुई, नॉर्थ कोरिया ने हमला किया साउथ कोरिया पे, ठीक है। यहाँ पे एक, अच्छा देखिए, हिपोक्रेट मैं नहीं कहता, एक ओपिनियन है, सोर्स नहीं है मेरे पास, वर्ड ऑफ माउथ है, कि यूनाइटेड नेशन जो है 1945 के बाद एग्जिस्टेंस में आई टू मेंटेन पीस। जी, पूरी दुनिया से 50 नेशंस आई कि वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत जाने गई, बहुत नुकसान हुआ, अब क्या किया जाए, अब मेंटेन। इससे पहले वर्ल्ड वॉर 1 के बाद एक बनी थी लीग ऑफ नेशन, लेकिन वो फेल हो गई बिकॉज वर्ल्ड वॉर 2 हो गई। तो उसी के बाद ये बनी यूनाइटेड नेशन,
और 1945 में 50 कंट्रीज, बेसिकली 51 फाउंडिंग मेंबर्स हैं। वन वाज पोलैंड, जो नहीं आ पाया उस चार्टर साइनिंग पे। इट वाज इन जून 1945। ओके To maintain international peace and security, to promote social and economic development, to promote and protect human rights, Great. जो कि मेन मोटो इनका होता है, ठीक है। एंड द मेन ऑब्जेक्टिव जो सबसे मेन है, इज टू रिजॉल्व ऑल इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स इन द वर्ल्ड। वो मेरे पानी का मसला हो, वो किसी की भूख का मसला हो, किसी और कंट्रीज के साथ जो डिस्प्यूट्स हैं। और मजे की बात है, हिपोक्रेसी एट इट्स बेस्ट, द मोस्ट डिस्प्यूटेड एरिया इज कश्मीर, एंड आप सॉल्व नहीं कर पाए। यूनुस, मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, वो ये है कि आपको पता है कि यूनाइटेड नेशन जो है उन्होंने तो चले बहुत सारे अपने ही अंदर बहुत सारे इदारे जो है वो बनाए हैं, जैसे OIC भी अलग काम कर रही होती है जो कि इस्लाम के ऊपर कर रही होती है। तो जब ये इदारे बने हुए उसके बाद भी जो एक इस्लाम फोबिया के जो इशूज उठते हैं, क्यों नहीं रिजॉल्व हो पाते? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, बेसिक इनके 5-6 ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई। एक है जनरल असेंबली, उसमें 193 कंट्रीज सारे आ जाते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है आपका सेक्रेटेरिएट, फिर आ जाता है आपका सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। इसमें जैसे कि उधर 193 मेंबर्स थे, यहाँ पे 15 लोग बैठते हैं, ठीक है, जिसमें 10 चेंज होते रहते हैं एवरी 2 इयर्स, एंड जो 5 हैं वो मेन है, वीटो वाले, चाइना, ठीक है जी, अमेरिका जी, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया, जर्मनी नहीं है, ठीक है। ये 5 है। अब इनकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या है? इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है वो अरबिक है, इंग्लिश है, रशियन है, स्पेनिश है, जो ये इन ममालिक में फ्रेंच है जो बोली जाती है, ठीक है, जनरल असेंबली। अब इसके बाद एक और ऑर्गेनाइजेशन है इनकी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है? जैसे कि फॉर एग्जांपल सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया अगेंस्ट अनम के बाद अब आखिरी क्या चाह रहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाए और वहां से साबित करे अपने आप को सही है या गलत है, गिल्टी है, नॉट गिल्टी, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो ये एक बड़ा है जो कंट्रीज के साथ एसोसिएटेड है, तो डिस्प्यूट इंटरनेशनल फॉर्मेट्स के, जैसे फॉर एग्जांपल अभी कुलभूषण यादव वाला सीन हुआ था, अगर हम लोग वो बिल पास नहीं करते जी, तो ये जो कुलभूषण यादव का केस है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस चला जाता और वहां पे वो निकल जाता है। एक और है सेक्रेटेरिएट, फिर एक और है ट्रस्टी काउंसिल, उसमें वो तो खत्म होगी 94 में, बिकॉज वो उन कंट्रीज को हेल्प करते थे, जैसे फॉर एग्जांपल इनकी गवर्नमेंट नहीं है बट इनका कंट्री है, इनको सुपरवाइज कर रहे थे। 94 में खत्म हो गई, बिकॉज हर कंट्री जो 94 के बाद सबकी अपनी अपनी गवर्नमेंट हो गई, उससे पहले 2-3 कंट्रीज के थे इश्यूज, वो हो गए। अभी डिसॉल्व हो गई, ये मीटिंग भी अब इनकी कैंसिल हो गई है। दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। जो इम्पोर्टेंट बात मैं करना चाहता हूँ, ठीक है, वो मैं करूंगा ब्रेक के बाद। तो मिलते हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे यूनाइटेड नेशन की, ये जो डेवलपमेंट गोल्स हैं, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, ये गुड हेल्थ, गुड एजुकेशन, ये बहुत सारी चीजें 17 पॉइंट्स हैं। मैं बता देता हूँ, ये सारे गोल्स हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, किताबी बातें लगती हैं। माय पॉइंट ऑफ व्यू इज कि 1948 में जो इशू हुआ रिगार्डिंग कश्मीर, उसके बाद वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। इट्स मोर देन 70 years नाउ। तो वे आर यू स्टैंडिंग? आपको अगर इनका जो सेक्रेटेरिएट है, जो सेक्रेटेरिएट है, इट्स अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, हजारों लोग काम करें, प्रॉपर HR मैनेजर है, आपका चाय वाला भी है, आपका मैनेजर डिजिटल वाला भी है, सब है। ये तो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन। आपके पैसे अगर आ भी रहे हैं, फंड, इसके जो सारे हेडक्वार्टर्स हैं वो न्यूयॉर्क में। अब अगर आप कड़ी से कड़ी मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन फंड कर रहा है, किसके बेनिफिट्स के लिए ज्यादा बात की जाती है। और वीटो पावर, शुक्र है हमारे चाइनीज वहां बैठे हुए वीटो पावर, अगर वो वहां नहीं होते, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान के और बुरे हालात होते। आई एम टेलिंग यू, पाकिस्तान के बुरे हालात होते। अल्लाह का शुक्र है अभी हालात बहुत अच्छे हैं। लेट मी फिनिश माय पॉइंट कि चाइनीज आर ब्रदर्स, इवन दो वी डोंट लाइक द कोरोना यू गिव अस, बट स्टिल वी रिस्पेक्ट यू, वी लव यू। माय पॉइंट इज कि कमिंग बैक टू कश्मीर टॉपिक, 1948 में जब ये रेजोल्यूशन इन्होंने पास की, वजह क्या दी यूनाइटेड नेशन ने? क्योंकि उन्होंने बोला कि जो प्रॉब्लम हो रही है तो हम कहेंगे कि इंडिया आप एक अपना नुमाइंदा कर दें, पाकिस्तान एक नुमाइंदा कर दें, और 2 और कंट्रीज थे अपने 2 नुमाइंदा कर दें, इसको सॉल्व करते हैं इस मैटर को। फिर बाद में ये मैटर सॉल्व नहीं हुआ और उन्होंने एक्सक्यूज कह दिया कि पाकिस्तान वाज लेट टू नॉमिनेट अपना बंदा जो आके इस बात पे, इस टॉपिक पे बात करेगा या डिस्कस करने की कोशिश करेगा। ओके ना एक और मैं आपको मजे की बात बताऊं कि एक और एंगल है स्टोरी का कि कश्मीर में तब ब्रिटिश आजाद कर रहा था इंडिया और पाकिस्तान को, तो उन्होंने बोला था जो स्टेट इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं इंडिपेंडेंट रहे, जो इंडिया की तरफ जाना चाहते हैं जाए, जो पाकिस्तान की तरफ जाना चाहते हैं जाए, हेड ऑफ द स्टेट डिसाइड करेगा। ओके,
ये क्लियर है? अब कश्मीर इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू ज्योग्राफी तरीके से हम देखें, पानी आ रहा है, मौसम आ रहा है, खूबसूरत है, हसीन लोग हैं इंक्लूडिंग मी, बट क्या किया कि एक एंगल जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कुछ टाइम पहले जो महाराजा थे वहां के, उनको ब्रिटिशर्स ने 7.5 मिलियन रुपीस उस तरह की करेंसी पे बेचा है। आप समझे, 75 लाख रुपए में आपने कंट्री बेच दिया एक राजा को। अमीर था, ये भी चाहिए मुझे, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। पॉपुलेशन डिसाइड करती है। अब मुझे एक बात बताया, अफगानिस्तान में मुसलमानों की मेजॉरिटी है, तालिबान ने कैप्चर किया अपना, मुसलमान है ना वो, वहां की मेजॉरिटी जो है पॉपुलेशन मुसलमानों की है, उन्होंने कब्जा किया या जो भी किया, एवेड किया, वो रूल कर रहे हैं। अफगानिस्तान को अब इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल रही है उनके लोगों को। सेम गोज, अगर आपका जो लीडर है वो सही नहीं है तो आप होते हैं ना, रिवॉल्ट्स होते हैं, इंकलाब आते हैं, तो सेम गोज हियर। एक और एंगल, एक और स्टोरी का है कि जब भी इंडिया ने अपनी मुंह की खाई, वो भागा पड़ता, पापा इसने मुझे मारा, वो यूनाइटेड नेशन के पास चले गए और यूनाइटेड नेशन ने कहा कि नहीं प्लीज रुक जाए पाकिस्तानियों, आप बहुत बहादुर हैं, आप ना करें, बच्चे को मार रहे हैं, आप ना करें। बट वो ही बात थी। अब कमिंग बैक टू दिस, यूनाइटेड नेशन ने जो एक सबसे इंपॉर्टेंट एंगल है, जब ये हुआ इशू कश्मीर का, तो एक सोल्यूशन एक तरह से दिया गया। ये अभी भी ऑन पेपर ऑफ पेपर 50-50 वाली बात, कि हम एक रेफरेंडम कराएंगे। आप कह रहे हैं कि मुसलमान पॉपुलेशन है वहां पे, ठीक है, हम वहां के अवाम के लोग अवाम से पूछ लेते हैं, क्योंकि 48 में जो राजा था, महाराजा था, उसने इंडिया की साइड पे चला गया। 48 में, 47 में आजादी हुई, 48 में चला गया। अब क्या हुआ कि उन्होंने, यूनाइटेड नेशन ने कहा कि हम एक रेफरेंडम करा देंगे। जो अवाम है, अवाम क्या चाहती है? पाकिस्तान की तरफ जाना चाहती है, इंडिया की तरफ जाना चाहती है, या इंडिपेंडेंट स्टेट बनना चाहती है? वो रेफरेंडम आज तक नहीं हुआ। जी हाँ। अब क्या कर रहे हैं, क्योंकि इतना प्रेशर है इंटरनेशनल, कहीं ना कहीं आगे जाके इंशाल्लाह रेफरेंडम हो जाए। इंडियंस स्मार्ट है, बेवकूफ लगते हैं भी थोड़ा बहुत, लेकिन हैं। इंडिया ने क्या स्मार्टनेस की, आर्टिकल 370 मे बी रॉन्ग द नंबर, के वहां पे अब नॉन मुस्लिम्स के जो हैं वहां पे वो घर खरीद सकते हैं वहां पे, क्योंकि डिस्प्यूटेड एरिया में आप नहीं खरीद सकते। ये पता नहीं यूनाइटेड नेशन सो जाता है, अपना मकसद होता है तो आ जाता है, देना अल्लाह के नाम पे देना, ये बच्चा मर रहा भूखा, 2 दिन से खाना नहीं खाया, देना ये $6 बिलियन देना। यूनाइटेड नेशन वालों, भीख मांगना छोड़ो, इनकी फंडेड है, इतना पैसा है, कहां जा रहा है? एक बात बताया, आपके हजारों एम्प्लॉइज क्यों हैं? ये क्या किया आपने? ये क्या होता है? मैं चाहता हूं कि वो हम फॉर एग्जाम्पल आगे यूनाइटेड नेशन गदा है और हम बैठे करें, लेकिन नहीं हो सकता कायनात, जो आप चाह रही हो नहीं होता, नहीं करें हम। मैं यहाँ पे अगर आपकी इजाजत तो सिर्फ एक पॉइंट बोलना चाहती हूँ, और शो का टाइमिंग से पहले ही मैं चाहूंगी कि हमारे लोगों को पता हो, मुझे यूएसए से कोई मसला नहीं, लेकिन यूएसए की अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, इराक में जो सद्दाम हुसैन को उन्होंने बिठाया, और फिर इमाम शाह का दौर भी ईरान में बहुत मशहूर है कि ईरान में किस तरह से अमेरिका ही सब सिस्टम चला रहा था, लेकिन जैसे ही इमाम खोमेनी का रेजोल्यूशन आया, इस्लामिक रेजोल्यूशन आया 1979 में, तो उसके बाद ईरान ने खुद मुख्तारी, अब देखें ईरान अमेरिका से नहीं डरता, कश्मीर का भी जो मुद्दा है, चाहे फलस्तीन का भी मुद्दा है, अमेरिका हर चीज में क्या करता है, पहले लड़ाई करवा देता है और फिर पीछे हट जाता है, और फिर ह्यूमन राइट्स के और फिर इंसानियत के ऊपर बात करता है, औरतों के हकूक के बारे में बात करता है। तो अब कोई भी बच्चा नहीं है, अब कौम के पास इंटरनेट है, लोगों के पास इंटरनेट है, बच्चों के पास इंटरनेट है, तो अब आपकी और जो ये दिखावे का जो आप डिकोसला करते हैं इंसानियत के ऊपर बात करके, नहीं चलेगा। बिल्कुल ऐसे ही। मैं एक चीज इसमें ऐड करूं कि आपने कहा कि फंडिंग होती है। देखिए, फंडिंग तो हकीकत बातें होती है। जब पाकिस्तान और भारत जब 2 कंट्रीज बन रहे थे, उस वक्त जब यूएन के पास पावर था कि वो किसी को भेजे और यहाँ पर एक ऐसा नुमाइंदा भेजे बीच के लिए, जैसे आप भी इंडिया है, मैं पाकिस्तान हूँ, तो उर्शिया जो है वो अभी वो रोल प्ले करेगी, आप हैं तो चले वो रोल प्ले करेगी उर्शिया कि हम दोनों को बराबर का हिस्सा मिले। लेकिन आपने उर्शिया को जो है वो पैसे वैसे देकर आपने क्या किया कि आपने, ये रातों रात काम हुआ था, ये रातों रात इस तरह काम हुआ है कि आपने उर्शिया को पैसे दिए और ये कहा कि जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे उसमें जो है वो पाकिस्तान के पास कम हिस्सा जाना चाहिए, इंडिया के पास ज्यादा हिस्सा आना चाहिए। और उसने इस तरह से लाइन ड्रॉ की कि एक तनाजा उसी वक्त जो है वो आपने छेड़ दिया। अब यूएन जहां पर बहुत सारी चीजें करता है, वहां पर बहुत बड़ा अलमिया ये है कि आज तक यमन के लिए कुछ नहीं कर पाया।
आजकल हम अगर देखें फलस्तीन के लिए कुछ नहीं कर पाया, बहुत सारे मुस्लिम मैं ऐसी इसमें आपकी इसी बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। एक बंदा था लाल पहाड़ी, ठीक है, रेड क्लिफ के नाम से, उसने ये स्केच बनाना था, उसने मैप बनाना था। आपको ओरिजिनल मैप अगर आप पाकिस्तान का देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे। एक तो पहली बात है, आप बीच में एक दुश्मन मुल्क है, दो तरफ मुल्क पाकिस्तान की, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान, ये समझ में नहीं आता, ये लॉजिकल नहीं, ठीक है, लड़ाई के लिए था। दूसरा, अमृतसर भी हमारे यहाँ आ रहा था, Exactly. अमृतसर भी आ रहा था। लॉर्ड माउंटबेटन, तेरे को तो अल्लाह पूछेगा, इसने क्या किया, नेहरू लोग बोलते हैं, मुझे नहीं पता कि वो अक्सर नेहरू का लोगों को पता नहीं है, सुनना है मुझे, सोच नहीं है सुना, कि वो कंधे पे रुमाल रखते थे, उनका कुछ स्टाइल था। आई डोंट नो मे बी राइट और रॉन्ग, पिक्चर्स में भी है, आई हैव सीन कि वो रुमाल रखते थे। तो उनकी वजह से, उनके रुमाल रखने की वजह से वो जो लॉर्ड माउंटबेटन है उन्होंने रेड क्लिफ को प्रेशर किया और अमृतसर भी वहां चला गया। लेकिन एक समझे ना कि गुरुद्वारे सारे लाहौर में, अमृतसर में पॉपुलेशन सिख की है, तो ये यहाँ था, ऑब्वियसली हर तरह से होता। ये मेरा पॉइंट था कहने का, कि बाकी आप कहना चाहें इस बारे में। आप लोग इतनी देर से यूनाइटेड नेशन को उठा के रोस्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं कर रहा, अरे वो कर रहा है, बट वो क्या कर रहा है, वो ड्रामा कर रहा है, वो वहां करता है कुछ ना कुछ जहां उसको लगता है कि यहाँ से मेरा काम निकल सकता है और यहाँ पे मेरा मफाद और अपने मतलब के लिए आवाज उठाता है। और ये कोई नई बात नहीं है, शुरू से ऐसे चलता आ रहा है कि अमेरिका ने सिर्फ अपने लिए आवाज उठाई है, अपने मतलब के लिए, अपने मफाद के लिए, जो चीज उनको बेचनी है उस पर वो काम करे। बात ये बड़ी सिंपल सी है कि अमेरिका तो इस चीज में सरे फहरिस्त है, सेल्फिशनेस में, तो उसको जहां से लगता है कि यहाँ मेरा फायदे की डील हो सकती है, वो सिर्फ उन्हीं के लिए बात करता है। इसके अलावा आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो यूएन से? मैं बस ये कहना चाहता हूँ, मेरा एक दोस्त है, उसके साथ ये वाकया असल हुआ है। मैंने उसको फोन किया, मैंने बोला पप्पू क्या कर रहा है आजकल? बोलता है जानी मैं तो यूनाइटेड नेशन कर रहा हूँ। यूनुस आपके सारे दोस्त ऐसे ही हैं। अगर आप गौर करें, मेरा जो दोस्त पप्पू की बात कर रहा हूँ, पप्पू ही इज माय बेस्ट फ्रेंड। तो मैंने उनको फोन किया, मैंने बोला जानी आजकल क्या कर रहे हो? बोलता है मैं यूनाइटेड नेशन कर रहा हूँ। मैंने बोला क्या मतलब यूनाइटेड नेशन कर रहा हूँ? उसने बोला जानी कुछ नहीं कर रहा हूँ। और एक और मजेदार बात, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये बात गई है कि एक लड़का आया है, उसने बोला सर मुझे डर है कि अमेरिका मुझ पर हमला कर देगा। बोला क्यों ऐसा क्या हुआ आपके साथ? उसने बोला मेरी ऑयली स्किन है और बहुत ऑयल आता है, मुझे इस बात का डर है। वाकई में यूनुस आपका काफी गर्मा गर्म जो है वो टॉपिक था और आपने काफी अच्छी खासी जो है वो उनकी खिंचाई भी कर दी। मेरी क्या औकात, अल्लाह के और इस पे मुझे ऐसा लगता है काफी लंबी डिबेट है जो कि हम लोग इस पे पूरा प्रोग्राम भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो गया है और जाते जाते मैं आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करना चाहूंगी, बल्कि बात करना चाहूंगी कि प्लीज अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, क्योंकि हम लोग जब हम लोग मेकअप रूम में बैठे होते हैं तो ये हम सारे आपके कमेंट्स पढ़ते हैं। जब आप लोग अपनी फैमिलीज के साथ, जब आप लोग अपना ये हमारा जो शो है आप लोग शेयर करते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज हम सबकी यही कोशिश होती है कि हम आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर आए, एजुकेट करें और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी स्टोरीज, जो कि मुझे लगता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि मॉर्निंग शो में जितनी भी हमारी माएँ हैं या खवातीन हैं घर में जब बैठी होती हैं वो शोज देख रही होती हैं तो उनको पता चलता है कि वाकई में क्या चीजें चल रही हैं। और यंग जब लड़कों या लड़कियों को देखते हैं तो और ज्यादा मजेदार स्टोरीज जो है यूथ को एजुकेट करना ही हमारा मकसद है। और मुझे लगता है कि हमारे शो का टाइम भी खत्म हो गया है और मुझे लगता है कि हम सबको अब इजाजत ले लेनी चाहिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने आसपास सफाई रखिएगा, मोहब्बत फैलाएं और पॉजिटिविटी जो है वो स्प्रेड करें। और इसी नोट पे, इस खूबसूरत नोट पे हम सबको इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।